चलिए आइए बात करते हैं आज अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान रहे, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं संक्षेप में से ECS, संक्षेप में से ECS लिखा हुआ देखेंगे कहीं कहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करता हूं। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसके सहायता से माध्यमिक शिक्षा परिषद में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों का जवाब यहां से अपने आप मिल जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ने के बाद हम लोग कई सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः जानते हैं। चलिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तत्वों को अभी हम लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ा कि जब भी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डिप करके रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल पर एक विद्युत द्विस्तर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उत्पन्न होता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो बेटे, सभी धातुओं की छड़ों का लगभग इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया है और इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उनको श्रेणीबद्ध किया गया है। अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, या तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष नेगेटिव होगी जिसे हम लोग मानक आक्षेपण विभव कहेंगे, या छड़ विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव होगी जिसके कारण वहां अपचयन की क्रिया होगी और जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे मानक अपचयन विभव कहेंगे। तो या तो मानक आक्षेपण विभव कह लें या मानक अपचयन विभव कह लें। इन दोनों के वो हटा करके हम लोग सीधे इलेक्ट्रोड विभव शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? धातुओं को अथवा तत्वों को, सीधे धातुओं के स्थान पर अगर तत्वों का इस्तेमाल करें तो और बेहतर रहेगा। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया है। चलिए आइए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, हम लोग साथ में बोलते भी जाएंगे, जो विद्यार्थी लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं। तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी में या इस सारणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के क्रम में, उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया। उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया। मतलब यह हुआ
कि तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई है और एक सारणी विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस सारणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया है। कहने का आशय यह है, जो तत्व अधिक सक्रिय है उसको सारणी में ऊपर स्थान दिया गया है और जो तत्व कम सक्रिय है उसको सारणी में नीचे ध्यान दिया गया है। आप सारणी में देख सकते हैं, लिथियम अत्यधिक सक्रिय होता है, उसको ऊपर रखा गया है, और गोल्ड सबसे कम सक्रिय होता है, सारणी में उसको नीचे स्थान दिया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे कई सारे तत्व उपस्थित हैं और इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसको उतना ऊपर स्थान दिया गया है, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक धनात्मक होता है उसको नीचे रखा गया है। सबसे ऊपर लिथियम को रखा गया है। कहने का आशय यह है, अन्य तत्वों की तुलना में लिथियम सर्वाधिक सक्रिय होता है और उसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव की बात कर रहे हैं, जो सारणी बनी हुई है उसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है। इलेक्ट्रोड विभव तो कह ही सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग मानक अपचयन विभव का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सारणी के बारे में जिक्र करेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसी है और कैसे वर्क करती है। चलिए आइए जानते हैं श्रेणी के बारे में। श्रेणी प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं श्रेणी के बारे में कि सबसे ऊपर लिथियम को प्रदर्शित किया गया है। डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम सारणी का जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक छोटा प्रारूप बना के देखते हैं। इसके बाद कंप्लीट विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको प्रदर्शित की है। आप देखेंगे ये इधर मैंने मानक अपचयन विभव के लिए कॉलम बनाया हुआ है। मानक अपचयन विभव जो कि वोल्ट में लिखा जाएगा, और इधर इलेक्ट्रोड पर हाफ सेल रिएक्शन लिखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे ऊपर तत्व रखते हैं लिथियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Li में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम के प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के में कन्वर्ट हो जाएगा। बेरियम डबल प्लस, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Ba में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्ट्रोंशियम, टू इलेक्ट्रॉन लेकर के Sr में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो
विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो तत्व हो गए जिनको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। अब इनके मानक अपचयन विभव माइनस 3.04 वोल्ट, ये सब वोल्ट में है। इधर माइनस 2.92 वोल्ट, ये माइनस 2.90 वोल्ट, ये माइनस 2.89 वोल्ट। लगभग ये हो सकता है थोड़ा बहुत आंकड़ों में परिवर्तन हो कहीं बुक में, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव में है और धातु आयनों को अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित की जा रही है। चूंकि अपचयन प्रदर्शित हो रहा है इसलिए मानक अपचयन विभव कहेंगे। अगर इसके अपोजिट रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं तो मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम कुछ निष्क्रिय धातुओं के को भी इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। जैसे Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका मानक अपचयन विभव है प्लस 0.80। इसके बाद Ag के बाद प्लेटिनम को हम शामिल कर सकते हैं। प्लेटिनम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pt में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका वोल्ट है 1.20 वोल्ट। इसके बाद हम लोग गोल्ड को शामिल कर सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के गोल्ड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1.5। बेटे ये ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा स्वरूप है जो हमने आपके सामने रखा कुछ तत्वों को लेकर के। इसमें बहुत सभी लगभग सभी तत्वों को शामिल किया गया है। एक छोटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा स्वरूप। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा स्वरूप आपके सामने रखा मैंने। आप बड़े स्वरूप में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लिथियम सबसे ऊपर पाएंगे कि लिथियम सबसे ऊपर है और उसका मानक अपचयन विभव माइनस 3.04 वोल्ट है, जबकि गोल्ड को सबसे नीचे स्थान दिया गया है और उसका मानक अपचयन विभव धनात्मक है और प्लस 1.50 वोल्ट है। आप देखेंगे हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0.00 वोल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें पढ़ने के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए हम तत्वों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए अब हम तत्वों के क्रम को याद रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसको हमने एक छोटे स्वरूप में लिखा था, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और एक बात और यहां पर जान लेते हैं कि इसमें जो सर्वाधिक सक्रिय है ये प्रबलतम अपचायक है। प्रबलतम अपचायक, ये प्रबलतम अपचायक है कौन? लिथियम। ये लिथियम प्रबलतम अपचायक है क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक निम्नलिखित होता है। कहते हैं जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है वह धातु उतनी ही प्रबल अपचायक। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम की। चलिए हम इसको फिर से नोट करते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों का क्रम क्या है, क्योंकि क्रम ही महत्वपूर्ण है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस श्रेणी में तत्वों का क्रम क्या है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो 12th की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी क्रम के आधार पर पूछे जाते हैं।
तो चलिए मैं इस क्रम को लिखने का प्रयास करता हूं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी श्रेणी को बनाने का प्रयास करता हूं। सबसे ऊपर लिथियम है, ली का बा सर का ना ये बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों का क्रम है। एक बार मैं देख लेता हूं। देखिए क्रम क्या है, इसको एक तुकबंदी में कन्वर्ट किया गया है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और याद करने में सुविधा भी होगी। चलिए उसको सीखने का प्रयास करते हैं। ये मैंने यहां तक बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हाइड्रोजन, जो है काफी कुछ चीजें क्लियर कर देता है यह हाइड्रोजन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे ऊपर लिथियम है, लीका बासर काना मंगल मंजन कर्फी कड़को नीसन, और ये पर यहां छोड़ देंगे। इसके बाद एक शब्द याद रखना है चापा, बस खत्म हो गया। CHAPA चापा, चापा बोलने के बाद सब खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग भी याद करने का प्रयास करेंगे। लीका बासर खाना, ध्यान रखेंगे, लीका लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रोंशियम, लीका बासर खाना मंगल मंजन कर्फी कड़को नीसन पर, पैर छोड़ने के बाद सीधा कर देंगे चापा खत्म। चापा का मतलब क्या है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, दैट्स ऑल। ये पूरा क्रम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और इससे सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रम हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हाइड्रोजन का जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इससे ऊपर और इससे नीचे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ऊपर हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं हैं वो अत्यधिक सक्रिय होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं अत्यधिक कम सक्रिय हैं, और ये धातुएं में से अधिकांश धातुएं मुक्त अवस्था में भी मिल जाती है, जबकि ऊपर वाली धातुएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो ये बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में था। हमने पैराग्राफ में विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको शो कर रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो क्रम है विद्युत रासायनिक श्रेणी का वो आपको याद रखना है, लीका बासर खाना के अलावा। चलिए अब हम विशेषताओं पे बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं। पहली बात, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में। ठीक है, इस सारणी में तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक है उसको उतना ऊपर स्थान दिया गया, और जितना कम ऋणात्मक है या धनात्मक है उसको नीचे स्थान दिया गया। तो पहली बात जो ध्यान रखेंगे कि तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया। दूसरी बात यह है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी प्रबल अपचायक है। हमने देखा जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ऋणात्मक है, नेगेटिव है, उतना प्रबल अपचायक।
समझ में आ रही होगी बात। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक है, उतना जितना अधिक ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह बना हुआ है, उतना प्रबल अपचायक होगा वह तत्व। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक, वह तत्व उतना ही प्रबल अपचायक। दूसरी बात, मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक धनात्मक, मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक धनात्मक, उसका धन आयन उतना प्रबल आक्सीकारक होता है। उसका धन आयन उतना प्रबल आक्सीकारक। उसका धन आयन उतना प्रबल आक्सीकारक। अगली जो बात है, मतलब तीसरी बात में हमने जो बताया है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक धनात्मक होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक धनात्मक होगा, उसका धन आयन उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। उसका धन आयन उतना ही प्रबल आक्सीकारक। अगली और चौथी बात, वे तत्व जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वे अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर, ये हाइड्रोजन से ऊपर सांकेतिक तरीके से मैंने दिखाया है, या इसको हम लिख सकते हैं H से ऊपर धातुएं अधिक सक्रिय होती है। इस कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका ध्यान रखें। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, जबकि नीचे स्थित धातुएं कम सक्रिय होती हैं और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे गोल्ड कम सक्रिय है, मुक्त अवस्था में मिलता है, सिल्वर कम सक्रिय है, मुक्त अवस्था में मिलता है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कम सक्रिय हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऊपर से धातुएं अधिक सक्रिय हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। पांचवा पॉइंट लिख सकेंगे, H से ऊपर यानी हाइड्रोजन से ऊपर, H से ऊपर यानी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु जल से गर्म जल से हुआ भाप से। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु में जल से गर्म जल से हुआ भाप से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगी। ये बेटे पांचवा पॉइंट है कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वे जल से गर्म जल से व भाप से स्टीम से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। छठवां जो पॉइंट है इसमें, छठवां पॉइंट लिखने से पहले हम उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि पांचवें पॉइंट में कि इसमें एक
Na तक की धातु, Na तक की धातु आप देख रहे हो ना, Na कहां, सोडियम, लिथियम से सोडियम तक की धातुएं ठंडे जल से ही क्रिया करेंगे। Na तक की धातुएं ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती है। बी, Na से या यूं कहें Na के बाद से Mg से Fe तक की धातु, ये देखो ये Mg है, ये Mg है, Mg से Fe तक की धातु, Mg से Fe तक की धातुएं गर्म जल से क्रिया है। सी, शेष धातु में अन्य जो मेटल्स बचती हैं, अन्य जो मेटल्स बचती हैं वो शेष धातु में जल वाष्प से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर, बेटे जो यहां शब्द लिखा है क्रिया करने वाली, ये धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। सोडियम तक की धातुएं ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं। आप देख रहे हैं सोडियम तक की धातु, देखो ये लिथियम से सोडियम तक की धातुएं, ये कोल्ड वाटर ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती है। मैग्नीशियम से Fe तक की धातुएं हॉट वाटर गर्म जल से क्रिया करती है। इसके बाद की धातुएं जो है स्टीम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये मुख्य बात है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने 5वें पॉइंट में बताया है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो ठंडे जल से, गर्म जल से, ये जलवाष्प से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। उसको ही और ज्यादा विवेक करके हमें लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट, जिनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए अगली बात पे आता हूं मैं कि हाइड्रोजन से ऊपर से धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर लेती है। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। आप देखेंगे जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये 6 बिंदु हो गए। 7वें बिंदु पे आते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। चलिए सातवां बिंदु है विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं के संबंध में कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड केवल गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं
हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। मतलब जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड है, केवल आप गर्म कर दीजिए और अपघटित हो जाएंगे। अम्लीय विशेषताओं के बारे में हम बता सकते हैं कि जिंक से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड, अभी देखो हमने 7वें पॉइंट में बताया, हाइड्रोजन से नीचे स्थित ये हाइड्रोजन है और इससे नीचे स्थित जो भी धातु हैं, इनके ऑक्साइड केवल गर्म करने मात्र से अपघटित हो जाएंगे। चलिए अपने जिंक से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड, जिंक ये जिंक है, जिंक से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड कार्बन के द्वारा अपचेत हो जाते हैं। लिखेंगे जेड यानी जिंक से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित हो जाता है। जेडन ये है जेडन, और जेडन से जो भी नीचे है उनके ऑक्साइड केवल कार्बन के द्वारा, कार्बन के साथ आप गर्म कर दीजिए, वो अपघटित यानी अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, ये 8वां पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है Fe से Cu तक स्थित, Fe से Cu तक स्थित धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। Fe से Cu तक धातुओं के ऑक्साइड H2 द्वारा अपचयित हो जाते। दसवां और अंतिम पॉइंट है कि ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। ऊपर श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर, मतलब श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित हो। मतलब यदि कहीं सोडियम है, सोडियम और ZnSO4 है, तो ये सोडियम जो है जिंक से ऊपर, जिंक कहां है, ये सोडियम कहां है, ये जिंक और सोडियम में कौन श्रेष्ठ है मेरिट लिस्ट में? सोडियम ऊपर है, जिंक नीचे है। तो ये सोडियम क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर देगा और अपना लवण बनाएगा Na2SO4 और जिंक को विस्थापित कर दिया। ये क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 10 का, कि श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से रिप्लेस कर। इस प्रकार से ये पॉइंट हम लोग तैयार करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक जो सीक्वेंस है, तत्वों का जो क्रम है, उनकी जो मेरिट लिस्ट है, वो हमने याद करने का तरीका बताया। बेहतर है समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई परेशानी है, इस वीडियो को पुनः देखें, और देखने के लिए धन्यवाद।
फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? इसको तैयार करें। धन्यवाद।